नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू अंशुल हूँ और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी जिसे लिखा है चित्रा मुदगल ने। और कहानी है लिफाफा। कहानी का विषय बहुत ही संजीदा है। आज भी हम देखते हैं कि परिवार में अपने ही लोगों के बीच अपने ही पक्षपात करने लगते हैं। और पक्षपात भी कैसा, जहाँ दो बच्चे हैं और जो एक कमा रहा है, घर में पैसे ला रहा है, घर के लोगों का प्यार, उसका कंसर्न, उसकी केयर सब उसी के करने लगते हैं। और जो नहीं कमा कर ला रहा है, नकारा बैठा है उनकी नज़र में, वो बिल्कुल उसको कोई ध्यान ही नहीं देता। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही भावनात्मक रूप में चित्रा मुदगल जी ने ये कहानी लिफाफा उस समय लिखी थी और आज भी मैं देखती हूँ कि ये वही सब कुछ आज भी होता है। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये कहानी बेहद पसंद आएगी। तो कहानी है लिफाफा, चित्रा मुदगल की लिखी हुई। वह जाग रहा है, तड़के ही उसकी नींद खुल जाती है। रात चाहे जितनी देर से घर लौटा हो, चाहे जितनी देर तक पढ़ता रहा हो, सुबह अपने आप जाग जाने की आदत उसकी कभी नहीं छूटी। उसे आश्चर्य होता है, कुछ आदतें और नियम बदले हुए समय के साथ बहुरूपिये से अपना चोला बदल लेते हैं, मगर कुछ आदतें किसी भी असर से बेअसर मरे बच्चे को छाती से चिपकाए बंदरिया हो उठती हैं। आज भी जैसे ही दूध वाले की घंटी बजी, वह जगा गया, लेकिन दूध लेने के लिए नहीं उठा। उठती तो माँ ही है। माँ के उठने के कुछ एक मिनटों के बाद मिल्क कुकर की कर्णभेदी सीटी बजती है। चाय चढ़ती है, मसालेदार चाय। चाहे गर्मी हो या सर्दी, माँ बगैर मसाले की चाय नहीं बनाती। मसालेदार चाय की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। घर में जैसे सुबह हो जाती। वह अपने बिस्तर पर पड़े पड़े, आंखें कोहनियों से ढके, सुबह को होते देखता, सुनता। सुबह बड़ी हड़बड़ी में होती, वक्त जो बहुत कम होता है उसके पास। उसे पता है कि अब आगे क्या होगा, और ठीक उसके अगले अब में अन्नू को उठाया जाएगा। उठना गुड़िया, उठना। ये जो उसके बगल वाले पलंग पर चौतेरे सी 5 फीट 4 इंच की औरत नुमा लड़की औंधी पड़ी हुई है, वह माँ को गुड़िया लगती है। गुड़िया के नखरों के साथ उल्टी पलटी होती, आहिस्ता से उकड़ू उठ चाय का प्याला पकड़ लेती। गुड़िया बगैर कुल्ला किए चाय पीती, जबकि रात भर मुंह खोल कर सोती और तकिए पर ढेरों बदबूदार थूक उबलती। अभी कोई पास बैठ जाए तो मुंह से उठता बदबू का भभका उसे टिकने ना दे, मगर उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वे जम्हाइयाँ भरती, बदबू उड़ाती, चाय की घूंट गटकती, आलस तोड़ रही होती। माँ अब कुछ नहीं कहती। पहले सख्ती इस कदर थी कि बगैर ब्रश किए हुए उन्हें चाय मिलती ही नहीं थी। वह अब भी बगैर ब्रश किए चाय नहीं पी सकता। मनोहार चाय के प्याले के साथ बाबूजी के कमरे की ओर मुड़ जाती। दोनों मिलकर चाय पीते। पहले सब साथ बैठकर चाय पिया करते थे। बाबूजी की आदत थी कि उनके हाथ में चाय का प्याला और अखबार आते ही दोनों बच्चों को भी उनके पास बैठा हुआ होना चाहिए। देर से जगना और उन्हें और माँ को जैसे दलिद्दर न्योतने जैसा लगता। चाय की दौर तक का आलम बहुत शांत होता। फिर माँ की कमेंट्री शुरू हो जाती। सुर की मिठास अनायास कर्कश हो उठती। अब और चाय नहीं मिलेगी, अखबार छोड़ो जी, गीज़र से पानी निकाल दिया है, फटाफट नहा के निकलो। अन्नू पहले बाबूजी को नहा लेने दे,
मुझे बाल धोने हैं ना, तू तो तुझे देर हो जाएगी। जी ये कल की पैंट चलेगी ना? जेबों पर हल्का सा मैल आ गया है। अनु टिफ़िन रख दिया बैग में। सब्ज़ी आज कैंटीन से मंगवा लेना। करेलू तो खाती नहीं, आलू है नहीं। और हाँ, बिकासुल का कैप्सूल ले रही हो ना? लापरवाही नहीं बरतते गुड़िया। और ये दूध क्यों छोड़े जा रही है? देर सवेर का बहाना छोड़, ख़त्म कर दूध। अनु ने धाड़ से अलमारी खोली, सू सू इंटीमेट की, बोतल से अपने को तर किया। अपने को ही नहीं, पूरे कमरे को। सचती है जैसे दफ्तर न जाकर किसी सौंदर्य प्रतिस्पर्धा में जा रही हो। वैसे भी आजकल सजने का शौक उसे कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जिस दिन विदेशी सुगंध से देह को नहलाया जाता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। अवश्य ही बिहारी की नायिका कहीं किसी के साथ। दरअसल इस मामले में माँ बाबूजी अतिरिक्त उदार हैं। खुली ढील दे रखी है उन्होंने। साफ कहते हैं, हमारे दिन और थे, तुम लोगों को जब जिस वक्त जो करना हो बस हमें बता भर देना। तुम्हारा अच्छा बुरा तुम्हारे साथ। हाँ, अगर हमारे मन मुताबिक चलना हो तो पहले बता देना। हम लड़की देखेंगे, लड़का देखेंगे। माँ और बाबूजी के विषय में वे कभी एक राय कायम नहीं कर पाता। सूप में राई सा ढनकता रहता। दोनों उसे कभी अपनी पीढ़ी के हिमायती और आधुनिक भावबोध के संवाहक प्रतीत होते, कभी चतुर सुजान। कौन चप्पलें घिसे संस्कारों और खानदानों के नखरे झेलते। अलमारी भड़ाक से बंद की। उसके जी में आया कि उठकर तड़ाक से एक थप्पड़ वे उसके गाल पर जमा दे। कोई तरीका है ये अलमारी खोलने और बंद करने का? वह बड़ा सो रहा है और वह भड़ाम भड़ाम कान फोड़े डाल रही है। कुछ कहने से कोई फ़ायदा नहीं। जब से नौकरी पाई है, ज़बान बेलगाम हो गई है। पलटकर बेइज्जती करने पर उतर आती है। वह बड़ा है, लिहाज छोड़ छाड़। पहले माँ सुनती तो बीच विचाप करते हुए उसे डपट देती थी कि बड़े के मुंह मत लगा कर। लेकिन अब पासे बदल गए। उल्हाना देने पर उल्टा माँ उसे ही गम खाने की पट्टी पढ़ाने लगती। पिछले महीने घर पर मेहता कई दफ़ा आए। एक आध बार अन्नू को छोड़ने के बहाने, कुछ एक दफ़ा अकेले। उसे बात नहीं जमी, विशेषतः उनका तलाकशुदा होना। क्यों नहीं पटी बीवी से? बातचीत में भी स्पष्ट नहीं लगे वो। लेकिन माँ ने उसकी आपत्तियों पर गौर करने के बजाय मखौल उड़ाया कि बेकारी में उसका दिमाग कुंठित हो गया है। वह सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाता। बातों का बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं। वे ना अंधे हैं ना कल के कंगले। बेहतर होगा वे मुंह बंद करके बैठे। दुनिया जहान कहे न कहे, घर के भेदी लंका ढहाने में जुटे हुए हैं। अनु के पेंसिल हिल के सैंडलों की टिक टिक दरवाजे की ओर बढ़ी। लॉक पूरा घूमता ही नहीं कि माँ की चेतावनी उछलती है, संभल के जाना। जैसे वह दूध पीती बच्ची हो, अपनी हिफाजत स्वयं कर पाने में असमर्थ। इधर वह लगातार महसूस कर रहा है कि जब से अनु को ओबराय में रिसेप्शनिस्ट की आकर्षक नौकरी मिली है, माँ की खैर ख्वाही उसके लिए कुछ ज़्यादा ही चिंतित हो उठी है। उसकी ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता कि ऐसे निरर्थक बोझिल दिनों में उसे उनके ममत्व की कितनी ज़रूरत है। विचित्र समझ है माँ की। अघाए पेट को रोटी खिला रही, जबकि ज़रूरत उसकी कल्लाती आंतों को वाजिब खुराक देने की है। कितना उपेक्षित हो गया है वो। उसे लगता है कि वह उठकर बैठ जाए। कब तक और कितने दिनों तक नकली नींद का नाटक किए हुए पड़े पड़े उनकी व्यस्तता से खुंदक खाता रहे वो। इसलिए कि उसे कहीं जाना नहीं। जल्दी उठकर करेगा क्या? सारी गहमा गहमी में एक कप चाय का भी डोल नहीं होता उसके लिए। अखबार बाबूजी और अनु के हाथों में वॉलीबॉल सा खेलता रहता।
चलो अखबार खाली मिलता तब भी उसके जल्दी उठने की गुंजाइश बनती। कुछ तो होता जो सिर्फ उसके लिए खाली होता और उसके खालीपन को भरता। उसके भूले भटके जल्दी उठ जाने में माँ को असुविधा होने लगती है। ये घंटे भर तक पखाने में घुसा बैठा क्या करता रहता है? बाकी लोगों को नहीं लगती क्या? तू नहाने घुस गया तो अन्नू कब नहाएगी? तुझे कौन दफ्तर जाना होता है जो सुबह उठकर बैठ जाता है छाती पर मोंगरी कूटने? तेरी चाकरी करूं या इन लोगों का ताम झाम निपटाऊं? चाय चाय चाय, न जाने कितनी चाय चाहिए तुझे, कम वक्त पेट है या हौदी? लॉक फिर घूमा। बाबूजी भी जा रहे अब। घर कामकाजियों से खाली हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, सिग्नल हो गया है, वो बेखौफ उठ सकता है। रेखा के पास उसे दोपहर के खाने पर पहुंचना है। रेखा उसकी दोस्त है। दोस्ती की परिभाषा इधर बदल रही है। वह अनु की सहेली थी और उन्हीं कॉलोनी में रहा करती थी। अलग अलग कॉलेजों में होने के बावजूद दोनों ने साथ साथ बीए किया। आगे पढ़ने की अनु की इच्छा नहीं थी। उसने बड़े मनोयोग से टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की पढ़ाई की। गति अच्छी हो गई। आवेदन करते ही सेंचुरी में नौकरी मिल गई। आगे पढ़ने में रेखा की दिलचस्पी भी नहीं थी। उसके पिताजी चाहते थे कि अगर वे आगे नहीं पढ़ना चाहती है तो कायदे से उनकी विज्ञापन एजेंसी में नौकरी कर ले। रेखा को अपने पिताजी के साथ काम करना मंजूर नहीं हुआ। कारण, मैं अपने को पूरे समय किसी की निगरानी में नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसने हिमालय एडवर्टाइजिंग में कॉपी लेखक के रिक्त पद के लिए आवेदन कर दिया। पिता की हैसियत अपरोक्ष रूप से सहायक हुई। हालांकि रेखा की डींग थी कि उसका चुनाव उसकी योग्यता और चुस्ती दुरुस्ती के आधार पर ही हुआ है। योग्यता और चुस्ती दुरुस्ती की इतनी ही कदर होती तो वह 1.5 साल से बेकार बैठा रहता। कद काठी में वे अच्छे खासे लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय है। बीकॉम है, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई 2य श्रेणी में पास की है। सोच रहा है कि बैठे ठाले कानून ही पढ़ डाले, अतिरिक्त योग्यता हो जाएगी। हालांकि अपना भविष्य उसे अंधकार में दिखाई दे रहा है। कल सतीश आया था। वह भी उसकी तरह बेकार घूम रहा था। कह रहा था कि नौकरी खोजने में हम जितना समय जाया कर रहे हैं, अच्छा है कि कोई व्यवसाय करने की सोचें। उसका तर्क था, पैसा कहाँ से आएगा? सतीश ने सुझाया, क्यों ना हम शिक्षित बेकारों के लिए खोली गई सरकार की लघु उद्योग योजना की ऋण नीति का लाभ उठाएं। ऋण मिलेगा, कुछ अपनी जेब से डालना होगा। बस एक धंधा निश्चित कर लें और अपने अतिरिक्त 2 शिक्षित बेकारों की खोज और कर लें ताकि चारों की भागीदारी से काम बन सके। मामला आसान नहीं, वैसे आसान इस देश में है भी क्या। मिल गया ऋण ऐसे। उसने अविश्वास से सिर झटका। पका पकाया कुछ नहीं रखा। मगजमारी तो करनी होगी, करेंगे। खिलाना होगा, खिलाएंगे। सतीश ने चुटकी से सिक्के ठनकाने की मुद्रा बनाकर समस्या के बहुत जटिल न होने की ओर इंगित किया। तुम तैयार तो हो बंधु? नौकरी में ही हम क्या उखाड़ लेंगे? कोई भविष्य है? कहता तो तू ठीक है। बात उसे कुछ जमी। चमड़े का काम शुरू करे? कोल्हापुरी चप्पलों की भारी मांग है। डोंबिवली या कल्याण में एक जगह खरीद कर टीन विन का शेड बनवा कर कच्चा माल देकर 8-10 मजदूरों को बैठा देंगे। सहमत होता है तो सतीश के साथ भागा दौड़ी शुरू करनी पड़ेगी। बस इसकी हिम्मत नहीं बंधती। उसे लगता है प्रकृति से वे नौकरी करने के लिए अधिक अनुकूल है। व्यवसायी की 24 घंटे की माथापच्ची, मारामारी उसके वश की नहीं। नतिया पांचा के लिए उसके पास गेंडे की खाल है। निराश होकर भी वह एकदम टूटा नहीं। दूसरे तीसरे रोज भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों पर जाने अनजाने उम्मीद की एक नन्ही कोपल अंकुआने लगती है। शायद फलां कंपनी से बुलावा आ ही जाए। जैसी उनकी अपेक्षाएं हैं वह 100% उन पर खरा उतर रहा होता है। चाय का प्याला हाथ में देकर माँ उसके करीब आ बैठी।
अब अखबार की तह खोलने ही जा रहा था कि माँ के इस तरह पास आकर बैठ जाने से अच्छा लगने के बावजूद माथा ठनक गया। सब चले गए, फिर भी ये उनके लिए फुर्सत का समय नहीं। हो सकता है बड़े दिनों बाद उन्हें यकायक उसकी सुध हो आई हो। पूछें कि वो कैसा है, कहाँ कहाँ आवेदन पत्र भेजे, किन जगहों पर उसे उम्मीद लगती है। आजकल वे ढंग से खाता पीता भी नहीं। क्या बात है, रात में देर से क्यों लौटता है, घर में जी नहीं लगता। अन्नू और मेहता की कोई बात हो, वे उससे सलाह मशवरा लेना चाहती हूँ। आखिर वे घर का बड़ा लड़का है। तेरे बाबूजी पूछ रहे थे कि तू डॉक्टर गुप्ता से मिलने गया था। सत्यानाश, सुबह की रेड हो गई। कितनी बार जाऊं, वे अनायास रूखा हो आया। जब भी मिलने जाता हूं वे ये कहकर लौटा देते हैं कि भविष्य में गाहे बगाहे उनसे मिलता रहूं। पिछले 3 महीनों से मैं उनसे गाहे बगाहे ही मिल रहा हूं। आज तक उन्होंने कहीं किसी काम के लिए किसी से मिलने नहीं भेजा। मेरे बस की नहीं है उनकी जी हजूरी। होंगे बड़े फन्ने खा, एक कप चाय तक तो पूछते नहीं। ना जाने कैसे दोस्त हैं बाबूजी के। चिरकुट। भाई बड़े आदमी हैं, तब तक जबान नहीं खोलेंगे जब तक तेरे लायक कोई बात उनके दिमाग में नहीं आ जाएगी। माँ ने डॉक्टर गुप्ता की तरफदारी की। तुम जब किसी बात को नहीं जानती समझती तो बीच में मत बोला करो। कुर्सी का दम है उनको। अहंकार संतुष्ट होता है नई पीढ़ी के कुत्ते से दौड़ाने में उन्हें। मुझे क्या पड़ी, तेरे बाबूजी ने पूछा सो मैंने पूछ लिया, तो कौन सा अनर्थ कर दिया। बाबूजी से कहा करो कि वे जो कुछ पूछना चाहते हैं खुद ही पूछ लिया करें ना। दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर दागने की जरूरत नहीं। माँ तो नक्कर उड़ गई उसकी बेहयाई पर कि आखिर ये क्या तरीका है कि कुछ पूछो तो मरखने बैल सा सींगे दिखाने लगता है। धौंस काहे की दिखाता है। मन में आया लपक कर माँ की गर्दन नाप ले कि तुम्हारी ममत्व की पोल खुल गई है। तुम परले दर्जे की कपटी औरत हो। तुम संतानों में भेदभाव बरतती हो, अन्नू को श्रेष्ठ और मुझे हे बनाकर। परंतु जड़ हुआ सा अखबार के पन्ने थामे बैठा रहा। बस इतना हुआ कि अखबार के कोने मुट्ठियों में मुड़ गए। माँ और बाबूजी की धारणा बन गई है कि वह ना नौकरी पाना चाहता है ना नौकरी करना, वरना अब तक उसे नौकरी मिल गई होती। अब तो उन्हें शंका होने लगी है कि वह साक्षात्कार देने जाता भी है या आवारा दोस्तों के संग इधर उधर भटकता रहता है। गए थे, क्या हुआ, पूछते उनका गला दुखने लगता। उन्हें उसके नौकरी ना पाने का कोई कारण नज़र नहीं आता। माँ कहती कि उनके देखते कॉलोनी की ऐरी गैरी नत्थु खैरी लड़कियाँ नौकरी पर लग गई हैं। परिचितों के लड़कों के तबादले होने लगे हैं। कैसे समझाए कि बगैर सिफारिश के आजकल बात नहीं बनती और इसी अक्षत का अभाव है उसके पास। रही लड़कियों की बात तो वे अपने आप में एक ज़बरदस्त सिफारिश है। भला उन्हें सिफारिश की क्या ज़रूरत, ज़माना ही लड़कियों का है। घर, सड़क, दफ्तर, बाग बगीचे, रेलवे प्लेटफॉर्म, फुटपाथ, बाजार, दुकानें, जहाँ देखो वहीं लड़कियाँ ही लड़कियाँ उमड़ी चली आ रही। टिड्डियों के दल सी ये जो युवकों में बेकारी की बाढ़ आई हुई है, लड़कियां ही जिम्मेदार हैं। कम वक्त घरों में बंद चूल्हा चौका निपटा रही होती तो आज लड़के निठल्ले बेरोजगार ना घूम रहे होते। डिग्रियों का पुलिंदा कंधों और खोपड़ियों पर ढोते हुए निराश हताश जीवन से विरक्त उसे लगता है कि एक आंदोलन शुरू होना चाहिए देशव्यापी स्तर पर। देश के सारे युवकों को संगठित होकर लड़कियों के खिलाफ नाकेबंदी करनी चाहिए कि वे घरों की शोभा हैं। कृपया घरों में पायल रुनकाती झुनकाती, सिरों पर पल्लू डाले, मांग में चुटकी भर सिंदूर भरे, पतियों भाइयों सास ससुर की सेवा करें। दफ्तर में कुर्सियां क्यों अगवा रखी हैं, खाली करें उन्हें। देश की महिलाएं मुर्दाबाद। महिलाएं दफ्तर खाली करो, महिलाओं को भगाओ, भिखारी मिटाओ। ये निश्चित है अगर देश की सारी नौकरी पेशा महिलाएं नौकरियों से इस्तीफा दे दें तो देश में बेरोजगारी की समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी।
इतने खराब मूड में भी वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अचानक कभी उसका दिमाग चमत्कारी हो उठता है और ऐसी ऐसी धांसू बातें सोचता है जिनका कोई जवाब नहीं, भले ही वो बेसिर पैर की हो। बेसिर पैर की क्यों? सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है। अपने ही घर का वातावरण ले लें तो तस्वीर का पहलू ये भी हो सकता था कि अन्नू घर पर बैठी काम के बोझ से त्रस्त खींचती झल्लाती माँ की मदद कर रही होती और वो उसकी जगह ओबराय में नौकरी कर रहा होता। अब क्या पढ़ना अखबार, होता ही नहीं कुछ पढ़ने लायक। रोज़ बेरोज़ घूम फिरा कर वही 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 घिसी पिटी बातें। उसकी पीढ़ी के लिए अखबार हफ्ते में सिर्फ एक ही रोज़ निकलता है और वो दिन होता है रविवार। 3 पृष्ठ रिक्त स्थानों के विज्ञापनों से भरे हुए। आंखें गड़ाए सुबह से शाम हो जाए तब भी कुछ ना कुछ पढ़ना छूट जाए। उनमें से अपनी लियाकत के मुताबिक रेखांकित करना तो और भी मुश्किल। अखबार परे फेंक कर वह उठ खड़ा हुआ। नहा धो ले, दाढ़ी भी बनानी है। रेखा को बढ़ी हुई दाढ़ी से सख्त नफरत है। लगता है आजीवन कारावास काट कर चले आ रहे हो। देखते ही ताना कसती। उसका नियम है, जिस वक्त उसे रेखा के पास जाना होता है उसकी पसंद नापसंद महत्वपूर्ण हो उठती है। हालांकि आजकल उसका मूड उखड़ा और कटखना हो गया है। रेखा भी उसे दोस्त कम और प्रतिद्वंदी अधिक लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? सामान्य बने रहने की पूरी चेष्टा किसी अदृश्य दबाव के तहत निष्फल हो उठती है। उसकी तस्वीरें देख रही रेखा अंग्रेजी की भोंडे भोंडे शब्दों में अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। हाय अशोक, कितनी डैशिंग लग रहे हो, ये क्लोजअप, वाह अशोक। रेखा का आग्रह गंभीरता से न लेने के बावजूद रख लिया था उसने। तस्वीरें धुलकर आ गई थीं और वह एल्बम उसके पास दिखाने ले आया था। बहुत दिनों से रेखा उसके पीछे पड़ी हुई थी। वह अपनी कुछ तस्वीरें क्यों नहीं उसकी विज्ञापन एजेंसी में रख देता। क्या पता कभी किसी क्लाइंट को उसकी तस्वीरें पसंद आ जाए और वो मॉडलिंग के लिए चुन लिया जाए। मॉडलिंग बतौर शौक करने में कोई हर्ज नहीं। पैसा भी ठीक ठाक मिल जाता है, साथ ही शोहरत भी। तुम मेरी बात पर कभी गौर नहीं करते अशोक। आई स्वेयर, तुम कद काठी से ही नहीं बल्कि चाल ढाल अंदाज से भी विशिष्ट लगते हो। वे हमेशा उसे प्रोत्साहित करती और उकसाती, चाहे जो भी पहन ले, जैसा भी पहन ले। रहने दो। वह सोचता कि रेखा उसे लपेट रही है, कुछ ज़्यादा ही चढ़ाती है उसे चने के झाड़ पर। बहुत दिनों तक बात टलती रही। एक तो वह रेखा के माध्यम से कोई काम नहीं चाहता था, दूसरे उसे मॉडलिंग का पेशा प्रतिष्ठित नहीं लगता। मगर रेखा ने इस दिशा में अपना प्रयास नहीं छोड़ा। एक रोज़ वे छायाकार दवे को लेकर घर पहुंच गई और उसने उसे तस्वीरें खिंचवाने के लिए मजबूर कर दिया। उसके और दवे के संकेतों पर कठपुतली बना में मुद्राएं देता पल छिन नाचता रहा। रेखा को चेतावनी देता रहा कि वह फिजूल उसकी तस्वीरें खिंचवाने में समय और पैसा वेस्ट कर रही है। मगर रेखा पूरे वक्त बहरी बनी हुई दवे के साथ परामर्श करती मनोयोग से अपने काम में लगी रही। काम समाप्त कर दवे के जाते ही वे कमरे में आ बैठे पस्त से। माँ ने उनके साथ चाय भर पी। रेखा के दोबारा चाय के आग्रह पर वे केवल ट्रे उनके मध्य रखकर अपने कमरे में लौट आई। रेखा ने पास बैठने की बहुत जिद की, पर वे लगातार अनमस्क सी बनी रहीं। फिर कभी बैठूंगी बेटे। रेखा ने भांप लिया कि माँ बेटे के मध्य ज़रूर कोई तनातनी चल रही, वरना माँ उनके आने पर खूब खुश होती, खूब चटर पटर करती। मन में आया कि अशोक से सीधे पूछे कि क्या बात है, माँ इतनी चुप चुप और अनमनी सी क्यों है। पर इस भय से छेड़ना मुनासिब नहीं लगा कि कहीं अशोक अपने मनोद्वंद को उगलने लगा तो उसकी स्थिति बड़ी विकट हो उठेगी। घर के खिलाफ अशोक के मन में ढेरों कड़वाहट उबल रही, विशेषकर माँ के संदर्भ में।
माँ पर वह सदैव निर्भर रहा है। छोटी बड़ी ज़रूरतों को अपेक्षित तवज्जो नहीं दे पाती। उपेक्षा का हल्का सा झोंका भी उसे विश्रंखल कर देता है। इतने स्वार्थी और खुदगर्ज ना बनो। किताबें बहुत पढ़ ली हैं, माँ को ज़रा समझने की कोशिश करो। ये मामूली सी बातें ज़्यादा इसलिए चुभती हैं तुम्हें क्योंकि तुम अपने आप को असफल महसूस करने लगे हो। सीधे सीधे से भी पूछी जाने वाली बात तुम्हें ताना तुक्का लगती है। अशोक, ऐसा नहीं है। ये खीज की दुश्चिंता है तुम्हारे प्रति, तुम्हारे भविष्य के प्रति। रेखा बोलती है तो बोलती ही चली जाती है। दरअसल रेखा से किसी भी प्रकार की बहसबाजी उसे निरर्थक लगती है। किसी हद तक रेखा उसकी तिरस्कृत मनस्थिति की खरोंच को महसूस करती है, पर पूर्णतः नहीं, कर भी नहीं सकती। जिस अच्छे खासे ओहदे पर वो बैठी हुई है, सफलता और संतुष्टि का चश्मा उसकी आंखों की सच्चाई से विमुख किए हुए है। वह तट पर बैठे किसी व्यक्ति का अवलोकन है, तैराक का नहीं। अनुमानों, कल्पनाओं और सहानुभूति से न किसी का नरक बटा है न बांटा जा सकता है। अपने घर में वह अपने अकेली ही बेटी है, तो क्या समझ सकती है। एक वक्त था माँ की नज़र में वही था। बचपन से ही उसे यह एहसास दिया गया कि तुम लड़के हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हारे कुछ न कुछ बनते ही सारा नक्शा बदल जाएगा। लेकिन बड़े होते होते परिस्थिति कितनी बदल गई। बड़े होते होते नहीं, शायद नौकरी की तलाश शुरू होते शायद वे और अनु घर के दो प्रतिस्पर्धी छोर हो गए। उनमें दुराव बढ़ता जाने लगा, खुल्लम खुल्ला। बाबूजी भी पहले वाले नहीं रहे। ना पहले की तरह वे उसे पास बैठाते, ना बतियाते, ना सुझाते कि उसे क्या करना चाहिए। पहले ज़रा सा भी वे कमज़ोर दिखाई देता तो वे उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर धैर्य बंधाते, मेहनत करने के लिए प्रेरित करते। माँ कितना आगे पीछे घूमती थी उसके लिए। कहाँ तो अनु को बमुश्किल एक वक्त दूध मिलता, जबकि उसे दोनों वक्त जबरन पिलाया जाता। नाश्ते में उसे रात को विशेष रूप से भिगोई गई बादाम गिरियाँ खानी ज़रूरी होती। एक दफ़ा पढ़ते समय उसने माँ से आंखों में जलन होने की शिकायत की तो माँ भरी दोपहरी दवाइयों की दुकान पर जाकर गुलाब जल की शीशी खरीद लाईं और अगले ही रोज़ 10 किलो आंवले का मुरब्बा बना डाला। अन्नू खाने के लिए मांगती तो स्पष्ट झिड़क देती, देखती नहीं कितना झटक गया है अशोक, कसरत करता है, बादाम उसके लिए आवश्यक है या तेरे लिए। इस उम्र में बेचारे को खुराक के नाम पर मिलता ही क्या है। एक तेरे बाबूजी का ज़माना था, दंड बैठक पेलते थे तो छटाक छटाक बादाम, बाल्टी बाल्टी दूध पीते थे। वही खिलाई पिलाई है जो आज काम दे रही है। 3 हार्ट अटैक झेल जाना मामूली बात है क्या। किसी विषय में वह फेल हो जाता या कम नंबर लाता, माँ फ़ौरन उसके लिए ट्यूशन रख देती। अनु रेरियाती तो वे तंगी का रोना रोती। उसका साल खराब होगा तो उम्र का घपला हो जाएगा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। तेरा क्या, तू ब्याह करके चली जाएगी ससुराल, प्रथम श्रेणी में पास हो या तीसरी, क्या फ़र्क पड़ता है। सेवा बेटा ही करेगा, आखिरी समय मुंह में गंगा जल डालेगा, वंश वृद्धि करेगा, कंधों पर ढोकर ले जाएगा शमशान। अब पासा पलट चुका है, उसकी जगह अनु ने ले ली है। माँ को छीन लिया है, बाबूजी को छीन लिया है। नियति के हाथों में कितना विवश है, समझ में आ रहा है। माँ बाप से बढ़कर व्यापारी दुनिया में और कोई नहीं। वह सिर्फ अपने को जीते हैं, जो उनके जीने में रंग भरे, वही उनका सब कुछ। वास्तविकता यही है कि सामाजिक व्यवस्था अगर बहुत पहले लड़कियों को घर के भीतर की जिम्मेदारी ना सौंप आर्थिक पक्ष संभालने की जिम्मेदारी सौंप देती तो निश्चित ही छटाक छटाक बादाम की गिरियाँ उसी की सेहत के लिए भिगोई जाती और दरवाजे पर बंधी भैंसें बाल्टी बाल्टी दूध उसी के लिए उड़ेलती। चाय पीने चलें? कहाँ खोए रहते हो हर वक्त। शिप्रा ने तुम्हें विश किया और तुमने मात्र सिर हिला दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा जानबूझकर नहीं होता उससे। रेखा जानती है, शायद वह टोक इस वजह से रही है ताकि वह आगे से
एजेंसी में अपने व्यवहार के प्रति सचेत रहे, सौहार्दपूर्ण रहे, उसके प्रति लोगों की धारणा अच्छी बने, मित्रतापूर्ण बने, तस्वीरें पसंद की जाती हैं, तब यह जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। हालांकि उसे विश्वास नहीं कि उसकी तस्वीरें किसी क्लाइंट को आकर्षित कर पाएंगी। जो भी हो, रेखा को तो तसल्ली हो गई ना। शाम को चारों बेकारों की मीटिंग हुई सतीश के घर। रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। आवेदन पत्र की औपचारिकताएं पूरी की गई। तय हुआ कि कौन क्या क्या काम संभालेगा। भागा दौड़ी उसके वश की नहीं। उसने अपने ज़िम्मे लिखा पढ़ी ले ली। भागा दौड़ी का काम सतीश और निगम के हिस्से में आया। जगह आदि तय करना नितिन के जिम्मे। नितिन ने बताया कि वासी के निकट लघु उद्योगों के लिए महाराष्ट्र सरकार नाम मात्र के पैसों पर जगह मुहैया करा रही है। अभी स्थान पूर्ण विकसित नहीं है, मगर जल्दी ही हो जाएगा। पानी और बिजली की सुविधा है। उन्होंने कार्यक्रम बनाया कि अगले शनिवार को वो चारों जाएंगे और जगह देखेंगे। शेड किराए पर लेना हो तो उल्लासनगर बुरी जगह नहीं, मगर न्यू बॉम्बे का पुल पूरा होते ही वासी सोना हो जाएगी। फिर अपनी जगह तो अपनी जगह है। सतीश के हिसाब से राजनीतिक पेपरवेट भी है उसके पास। खाद्य मंत्री शेवट रिश्ते में दूर के मामा लगते हैं। 1.5-2 महीने में मामला जग जाना चाहिए। जमाना ही पड़ेगा। सबके मूड हल्के फुल्के हो आए। कल क्या होगा पता नहीं, मगर एक शुरुआत तो हुई। वे अपने दिलों में उत्साह और फुर्ती का संचार महसूस कर रहे थे। निगम और नितिन उठे और सीधे अपने अपने घर चल दिए। वह इतनी जल्दी घर लौटने के मूड में नहीं था। क्या करेगा 8 बजे ही घर पहुंचकर। आजकल कोई नई किताब भी नहीं पढ़ने के लिए। अनायास उसे दाग का ख्याल हो आया। माँ ने बड़ी प्रशंसा कर रखी थी इस फिल्म की। सोचा चलकर क्यों ना दाग ही देखी जाए। सतीश को प्रस्ताव भा गया। दोनों थिएटर पर पहुंच गए। टिकट घर पर खासी भीड़ थी। पुरानी फिल्मों को लेकर दर्शकों में अभी भी काफ़ी उत्साह है। माँ को बस पता लगना चाहिए कि कहाँ सुरैया की फिल्म लगी है, कहाँ नरगिस या मधुबाला या निम्मी की। काम धाम छोड़कर फिल्म देखने निकल लेंगी। पुरानी आज की फिल्में भी उनसे कहाँ छूटती हैं, अच्छी हो या बुरी। जिस फिल्म को वे और अनु एक बार नहीं बर्दाश्त कर पाते, उसे वे घर लौटकर दोबारा तिबारा देखने की घोषणा ठोक देती। बाबूजी दबे स्वर में माँ के शौक की तरफदारी करते हैं। पान न सुपारी ले दे के एक सिनेमा। बाबूजी का तर्क सुनकर हंसी आती उसे। 50 रुपये हर हफ्ते माँ के शौक में फूंक जाते, कभी तंगी महसूस न होती। तंगी की हाय तौबा उसी समय मचती जिस समय वह मुंह खोल बैठता। उसे 1000 सीखें सुननी पड़ती। फिजूल खर्ची से आगाह किया जाता। बुरी लतों से दूर रहने की ताकीद की जाती। 1 बजे रात दरवाज़ा माँ ने ही खोला। चाबी साथ ले जाना भूल गया था। जब भी देरी से लौटना होता था घर, गोदरेज लॉक की चाबी साथ ले जाना नहीं भूलता था, ताकि उसकी खातिर किसी की नींद में खलल न पड़े। कमरे की ओर बढ़ ही रहा था कि नियम के विपरीत माँ ने पूछा, खाना? ले लूँगा, आप जाकर सो जाइए, गर्म ही होगा अभी, कहकर वो मुड़ने लगी। तभी अचानक उन्हें कुछ ख्याल आया। सुन, रेखा का फ़ोन आया था 2 बार तेरे लिए। कल ठीक 11 बजे तुझे उसकी एजेंसी में पहुंचना है। किसी क्लाइंट से ज़रूरी मीटिंग है। और वे बगैर किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए अपने कमरे में दाखिल हो गईं। कल दोपहर सचिवालय भी जाना तय हुआ है, सतीश के साथ उसके मामा शेवर जी से मिलने। सुबह सतीश से फ़ोन पर तय कर लेगा कि वह उससे कहाँ मिले। रेखा की एजेंसी वीटी पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं वहाँ से सचिवालय। मिल्क कुकर की सीटी पूरे घर में सुबह का ऐलान करने लगी। उसकी नींद टूट गई। नींद आई भी बहुत गहरी थी, वरना दूध वाले की घंटी बजते ही वो तो जाग जाता था। आज पता ही नहीं चला कि दूध वाले की घंटी कब बजी। थक बहुत गया कल। रेखा के पास से लौटकर वह ठीक 4:30 बजे सचिवालय पहुंचा, जहां खड़ा सतीश उसकी प्रतीक्षा करता मिला। दोनों ही मुलाकातें सार्थक रहीं।
पीठ ठोक कर मंत्री जी ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और स्पष्ट संकेत किए कि वे उनके मामले को शीघ्र देखेंगे। अपने दड़ियल सेक्रेटरी को बुलाकर उन्होंने फौरन उनकी कागजात ले लेने को कहा। बातचीत से उसे यही आभास हुआ कि जैसे उन्हें ऋण चुटकियों में मिल जाएगा, पर सतीश ने सदैव की भांति उसे उड़ने से रोका। यार, ये तो निश्चित है कि अपना काम हो जाएगा, पर इतनी आसानी से नहीं। तू इन राजनीतिज्ञों को नहीं जानता। ये ऐसे सुनार हैं जो अपने बाप को भी न छोड़ें। अभी 8-10 चक्कर लगने तो मामूली बात है। लौटते समय वे गिरगांव में चमड़े के थोक व्यापारी पवार सेठ से भी उनके घर पर मिलते हुए आए। पवार सेठ से मिलकर वे इस मुद्दे पर एकमत हुए कि कच्चा माल बजाय थोक व्यापारियों से खरीदने के उनके लिए उन्हीं शहरों में जाकर सीधे खरीदना अधिक फायदेमंद होगा। खुशी और दिमागी हल्केपन का एक और ज़बरदस्त कारण था। जिस क्लाइंट से रेखा ने उसे मिलवाया, वह उससे मिलकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने बतौर अग्रिम अनुबंध राशि उसे 1000 रुपये का लिफाफा पकड़ा दिया था। शेष पारिश्रमिक 27-28 की 2 दिन की शूटिंग खत्म होने के बाद ये भी शर्त रखी कि वह उनकी टाइयों के विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य किसी टाई कंपनी के लिए विज्ञापन नहीं करेगा। इसके लिए भी उसे हर माह बंधा हुआ पैसा मिलेगा। उसे क्या दिक्कत हो सकती थी? उसने बस इतना किया कि क्लाइंट जब उससे शर्तों पर सहमति का ठप्पा लगवाना चाहता, वह रेखा की ओर संकेत कर देता, जैसा रेखा जी कहेंगी। रेखा ने हर माह दिए जाने वाले पारिश्रमिक पर ज़रा आपत्ति प्रकट की। ये राशि बहुत कम है। अन्य टाई कंपनियों के लिए काम न करें, इसके लिए पारिश्रमिक वाजिब तो होना ही चाहिए ना। थोड़े तर्क वितर्क के बाद राशि 800 रुपया महीना बढ़ गई। अनुबंध हस्ताक्षरित हो गया। वह रेखा की कार्य कुशलता पर मुग्ध हो गया। उसे अनुमान नहीं था कि वह पुरुषों को चराने में इतनी चतुर होगी। क्लाइंट ने उसे प्रथम बधाई दी। रेखा ने भी अपनी अतरकता को जाहिर नहीं होने दिया। क्लाइंट की गाड़ी जाते ही उसने रेखा को बगैर आसपास की परवाह किए बाजुओं में समेट लिया। रेखा को अरसे बाद उसने इतना खुश पाया था। घर के लिए ब्रजवासी से रेखा ने 2 किलो बर्फ़ी बंधवाई। घर पहुंचते ही माँ के हाथ में देना और पैर छूना ना भूलना। बर्फ़ी का डिब्बा सादे खाकी कागज़ में पैक करवाया ताकि देखने में ऐसा आभास हो कि कुछ किताबों का बंडल है। रेखा को मालूम था कि उसके पास से उसे सचिवालय पहुंचना है। सतीश वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। आज दोपहर को उसे 3-3:30 के बीच ताड़देव उमेश के यहाँ पहुंचना है कपड़ों का नाप देने। कपड़ों के 4 सेट बनेंगे उसके, जिन्हें उसे शूटिंग के दौरान बदल बदल कर पहनना है। पिछले 6 महीनों से वह बगैर बनियान के कमीज़ पहन रहा था। चड्डियाँ तो अभी कुछ दिन और घसीट ले जाएंगी। माँ का ध्यान ही नहीं जा रहा था। उसे ध्यान दिलाना पड़ा तो माँ बोली, मैंने तो समझा था कि तू इसलिए नहीं बोल रहा कि आजकल बगैर बनियान के कमीज़ पहनने का फैशन चल रहा है। जी में आया कि संकोच छोड़ तड़ाक से कह दे कि फैशन तो आजकल बगैर ब्रा के ब्लाउज़ पहनने का भी चल रहा है, पर लिहाज में चुप्पी साध गया। वह कमाता नहीं है तो माँ की नीयत स्पष्ट है कि उसे कम से कम में काम चलाना चाहिए, नहीं है तो उसमें भी। रेखा ने कहा ही था, उसने भी यही सोचा कि कायदे से पहली कमाई यही है और वह माँ के हाथों में रखी जानी चाहिए। उसने किया भी वही। पैसों का लिफाफा और मिठाई का डिब्बा घर में घुसते ही माँ को पकड़ा दिया। पाँव भी छू लिए अनमने भाव से। अब ये ढकोसले बेनकाब हो चुके हैं। काहे का आदर, काहे का आशीष। माँ बहुत चक्की रह गई। एकदम से समझ नहीं पाई या विस्मय दिखाने का नाटक किया। वास्तविकता जानते ही उनकी आंखों का रंग बदल गया। उसकी बेरोजगारी के दुख से सोई ममता अचानक उमड़ पड़ी। झरझर आंसू बहने लगे। अभिनेत्री भी अच्छी है। प्रसाद चढ़ाने के बाद श्लोक सी उच्चारी गई। ढोंग में उसे विश्वास नहीं। उसने स्पष्ट मना कर दिया था कि वह मंदिर नहीं जाएगा। शाम को बाबूजी ने गंभीरता की खोल से बाहर आए और बगैर ही
उसे विज्ञापन फिल्म पाने पर आर्थिक बधाई दी। अनु सदैव की तरह नाटकीय थी। मिलते ही कंधों से लटक कर उसने उसका माथा चूमा। कैसे कैसे क्या हुआ सब कुछ पूछा। सारा कुछ ब्यौरेवार जानने की जिद भी की। बाबूजी भी पास आ बैठे। माँ कॉफ़ी बना लाई अपने आप। उसे अरसे पहले की वे सुबह यादें हो आईं। वे सुबह कितनी सच्ची थी। ये शाम कितनी औपचारिक, कितनी अपरिचित। अचानक अपनी कोहनी पर उसे किसी मुलायम स्पर्श का एहसास हुआ। उसकी आदत है, वह सोता इसी तरह, कोहनी से चेहरा ढककर। इस वक्त ज़रूर किसी ने उसकी कोहनी को छुआ है, मगर कौन? वहम भी तो हो सकता है। जब से नींद टूटी है सोच रहा है। बाहें हलचल से अस्पर्शित उसके भीतर एक दुनिया है जहाँ किसी का हस्तक्षेप नहीं, जहाँ वह अपने तरीके से रहता है, अपने तरीके से जीता है, अपने तरीके से किसी को प्यार करने के लिए स्वतंत्र है, वो किसी से घृणा करने के लिए भी। और ये जो उसके अपने हैं उनसे वह उस दुनिया के भीतर खूब घृणा करता है। बात बात में चुनौती देता है, तिरस्कृत करता है। यही लोग हैं जिनकी वजह से वह अपने को आज किसी काबिल नहीं रह गया अनुभव करता है। इन्होंने ही तो उसके जिस्म में कूट कूट कर भर दिया है कि तू बेकार है, नकार है, बोहारे कूड़े सा है। कोहनी फिर झकझोरी गई। कोई उसे ही उठा रहा है, पर इतनी सुबह? इस घर में यह अजूबा कैसा, नियम भंग कैसा? बेगाने घर को अचानक उसमें दिलचस्पी कैसे पैदा हो गई? वह एकाएक सुबह में कैसे शामिल किया जा रहा है? कहीं अन्नू के भ्रम में तो नहीं उठाया जा रहा उसे? कोहनी अब की जोर से झकझोरी गई। मनोहार भी उसकी ओर झुका। उठ जा, चाय पी लेना, उठ ना। माँ? हाँ, माँ ही तो उठा रही है उसे। ये क्रम कैसे बदल गया? वो उठ बैठा। माँ मैं हूँ, अन्नू नहीं। शब्दों पर माँ को सहज पाया। हाँ मैं तुझे ही उठा रही हूँ, ले चाय पकड़। चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ाकर माँ अनु के पलंग की ओर बढ़ गई उसे उठाने। हतप्रभ हो उसने अनु की ओर देखा। अपने बिस्तर पर सिकड़ी सिमटी सी पड़ी हुई अनु ने माँ के हिलाने पर ऊँ की। तो दोस्तों, ये थी चित्रा मुदगल जी की लिखी कहानी लिफाफा। आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। और इस बीच आपसे वही एक गुजारिश, अगर आपने अभी तक मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरी लिखी बोली कहानियाँ, सुनाई कहानियाँ आपको ज़रा से भी पसंद आ रही हों, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।